सो वी आर गोइंग टू डू इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दो तरह का होता है, सोशल एंड इकोनॉमिक। नोट्स में है, हम जाएंगे वहां पर। इकोनॉमिक, जो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, और पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 जो पेपर में आने के चांस होते हैं वो यही होता है कि डिस्कस करिए सोशल और इकोनॉमिक दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर, या मे बी डिफरेंशिएट कीजिए। ओके, इकोनॉमिक वर्ड जहां जहां आएगा ना पैसे के साथ लगा होगा, विच मीन्स जिस इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें अर्निंग्स में बेनिफिट होता है, नेशन में अर्निंग्स में बेनिफिट होता है, जैसे बिजली। Without electricity, can we produce anything good or a service in the country? बताओ जी। नो मैम। मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज जो हैं उनको तो एनर्जी चाहिए, मेजोरिटी क्या सभी को चाहिए। हम अपनी क्लासरूम की बात करें तो भी हमें बिना लाइट के हम नहीं पढ़ सकते। अगर सर्दियां हैं और गर्मियों में तो हमें और भी एसी वगैरह चलाना है, टीवी गैजेट सब चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इज मेन। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर विच लीड्स टू हेल्पिंग द नेशन टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन से रिलेटेड होना चाहिए, पैसा कमाने से रिलेटेड होना चाहिए। तो जहां पर मनी से रिलेटेड आ जाएंगे वो हो जाएंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और जहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे एजुकेशन गिव्स मी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज गिव्स मी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब सारे जो होंगे, सैनिटरी सिस्टम, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम, ये सब मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। उस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कहते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, Ma'am, an infrastructure could be both social and economic also. एग्जाम्पल नेम एनी जो माइंड में आ रहा है तुम्हारे ऐसा सोच के। मैम अब मेरी प्राइवेट स्कूल है तो वो प्रॉफिट भी अर्न करा सकते हैं और वो सोशल वेलबींग से भी रिलेटेड है। स्कूल तुम्हारा केवीएम स्कूल, डीएवी, सेक्रेड हार्ट, उनसे पूछो जाके उन्होंने स्कूल क्यों खोला है। बाय एनी प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस अदर देन गवर्नमेंट। वो कहेंगे प्यारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारा ना घर में दिल नहीं लग रहा था इसलिए हमने सोचा चलो प्यारे प्यारे बच्चों को ही पढ़ा दें, सोशल वर्क कर दें, ऐसे होता है। नो मैम, मतलब बट फिर वो सोशली लाइक हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। हाँ बस वो फिर एक में ही आते हैं, दो दूनी होते हैं। अब तुम कहोगे एक और बात, बिजली जो है वो तो हॉस्पिटल में भी होती है ना। सुन रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन आई से प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, पावर, एनर्जी, डैम बनाए, ये सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। अब आप कहोगे बिजली तो हॉस्पिटल स्कूल्स में भी होती है, हाँ लेकिन वो फिर मेन मकसद हॉस्पिटल स्कूल का बिजली से मतलब है नहीं। उसका मतलब क्या है, गुड हेल्थ एंड गुड एजुकेशन। गुड हेल्थ एंड गुड एजुकेशन ऑलवेज लीड्स टू, मतलब उसका अपने प्राइम वर्क देखना है। आप मेरी बात समझ गए नंदिता? यस मैम। है ना, मतलब अब जैसे आपने कहा वो सोशल भी हो सकता है, आपने उसका प्राइम वर्क देखना है। स्कूल क्यों खोला था, प्रॉफिट के लिए, वैसे तो अगर हम उसको एज एन इंडिविजुअल देखें तो एज इंडिविजुअल आइडेंटिटी देखें। लेकिन हम नेशन वाइज जब बात करते हैं कि भैया देश में, देश की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे पता चलती है, हम किस तरह के घरों में रहते हैं, यानी अर्बनाइजेशन कितना हुआ है, दूसरा हमारे यहाँ की सड़कें कैसी हैं, फिर तीसरा हमारा यहाँ का हॉस्पिटल स्ट्रक्चर। जैसे जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला पंगा पता है क्या पड़ा कि अगर हमारे देश का 5% या 10% बंदा भी बीमार हो गया ना, 15-20%, तो हमारे पास बेड्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेडिकल में हम थोड़ा पीछे जा रहे थे। अब तो खैर एवरीवन क्लेम्स, ऑल द स्टेट्स हैव मेड द अरेंजमेंट्स कि भाई अब हमने अरेंजमेंट्स कर लिया। हमने ट्रेन की बोगीज में, पता है ना, देखा था उस टाइम पे उसमें हमने कंपार्टमेंट्स को आइसोलेट करके रखा कि अगर जरूरत पड़ी तो इन ट्रेनों में ही वो खोल देंगे। इसका मतलब वी वर लैकिंग इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो मेन उसका हमने फोकस देखना है। तो अगर वो क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, सैनिटेशन, वाटर, ये सब चीजें आ जाती हैं सोशल में। और बाकी रोड, रेलवेज, पोर्ट, कनेक्टिविटी, ये सब इकोनॉमिक। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि ये मोदी जी इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं रोड्स बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, इतनी बड़ी बड़ी 4 लेन्स 8 लेन्स स्पीड बढ़ाने के लिए कि भाई जल्दी पहुंचे लोग यहाँ से वहां, तो ये क्यों बढ़ा रहे होंगे, सोशल के लिए या इकोनॉमिक के लिए? क्यों कर रहे हैं वो ये रेलवे डेवलपमेंट, पोर्ट्स डेवलपमेंट? सोशल के लिए, इकोनॉमिक के लिए? रोड, रेलवेज,
हम ना रोड को वैसे इकोनॉमिक देखो दोनों तरफ अटैच कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे इकोनॉमिक की बात करेंगे। हम यहाँ क्या बात करें, प्रोडक्शन के लिए बढ़िया रहेगा। उन्होंने ना एक नया मेथड चलाया, पहले जहाँ ट्रेन चलती थी जिस ट्रैक पर, वहीं पर ही लगेज वाली जो होती है, क्या बोलते हैं उन्हें हम, लगेज ट्रेन को, नाम ही नहीं याद आ रहा। एक पैसेंजर ट्रेन होती है, दूसरी क्या होती है, लगेज ही होती है। कार्गो। गुड्स ट्रेन। लगेज ट्रेन ही होती हैं, हाँ कार्गो नहीं, लगेज ट्रेन ही कहते हैं ना, जिसमें सामान हम भेजते हैं। तो पहले ना उनका पाथ सेम होता था, और वो गाड़ियां ना खड़ी रहती थी, उन्हें माल गाड़ी कहते हैं ना, लगेज ट्रेन। भाई वो किनारे पे खड़ी कर देंगे, पहले लोग निकलेंगे। क्यों भाई, प्रोडक्शन भी तो इम्पोर्टेंट है, सामान का एक जगह से दूसरी जगह जाना इम्पोर्टेंट नहीं। तो अब एक्सक्लूसिव लेन्स बन रही हैं, ताकि एक जगह से डिलीवरी दूसरी जगह जो है वो बिना किसी इंटरप्शन के हो। नहीं तो वो 24-24 घंटे खड़े ही रहते थे वहां, कि भाई पहले ये ट्रेन जाने दो, अब ये ट्रेन जाने दो, फिर साइड लगा दो, फिर जाने दो, फिर जाने दो, वो बेचारा पहुंच ही नहीं। तो हमारे देश का प्रोडक्शन हैम्पर होता है भाई, सामान रॉ मटेरियल जा रहा है एक से दूसरी जगह, फिनिश गुड्स पहुंचनी है, एक्सपोर्ट्स के लिए जानी है पोर्ट तक। तो ये सब जो कनेक्टिविटी होती है ना, हम किसी भी देश में जब जाते हैं, हम कहते हैं यार वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले कहते हैं रोड्स कितनी साफ हैं, वाइड हैं, और ट्रैफिक रूल्स, ये भी सारी चीजें देखते हैं। तो रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, ये सारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, क्योंकि दे लीड टू, दे आर हेल्पिंग इन जनरेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब हम कहेंगे क्या रोड पे पैसेंजर नहीं चलते, हमें भी तो अच्छी रोड अच्छी लगती है, लेकिन मेन पर्पस क्या उन्होंने इसलिए बनाया कि भाई लोग जो हैं वो, अच्छा कुल्लू मनाली, दिल्ली मनाली रोड जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि दिल्ली से मनाली 5 घंटे में पहुंच जाया करेंगे, इतनी जबरदस्त रोड बन रही, 5 या 7 घंटे में, वॉटेवर। अब वो क्या पैसेंजर हमारे लिए बना रहे हैं, हाय बेचारे जो घूमने जाते हैं ना, उनको बड़ी तकलीफ ना हो और रात से जल्दी पहुंच जाए। नहीं, मनाली एक टूरिस्ट स्पॉट बने जहां पर लोग पैसा जनरेट करते हैं, वहां पर होटल इंडस्ट्री जो है वो इसीलिए चलती है। तो इस वजह से व्हाट आर दे गिविंग इज द कनेक्टिविटी बिटवीन ऑल दी स्टेट्स, इंटर स्टेट्स, सिटीज, टाउन्स, मोहल्लाज, मतलब सब में कनेक्टिविटी बढ़ाना। आपको मेरी बात समझ में आई सभी को, एवरीबॉडी? हेलो, यस मैम। ओके, मुझे तो लगा फिर आवाज नहीं आ रही। आज तो मैंने लैपटॉप भी चेंज कर दिया, मैंने कहा शायद इसमें ना पंगा हो। अच्छा, अब मुझे एक क्वेश्चन है, विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट, सोशल या इकोनॉमिक? हम दोनों ही हैं। संस्कृति? बाकी लोगों को संस्कृति, कल तुम और मैं ही बात कर रहे थे, बाकी लोग कल भी गायब थे, पता है, मुझे लगता है आज फिर पंगा है। नंदिता, यशित, दोनों इम्पोर्टेंट है मैम। चलो आ रही है आवाज, इसका मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दे बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो जब भी आपसे पूछा जाए विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट, विल ऑलवेज से बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने अभी कहा दे आर इंटरलिंक्ड, है ना। चलो अब हम पॉइंट पे आते हैं। पहले तो हमने डिफाइन कैसे करना है इंफ्रास्ट्रक्चर। इट रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज, सर्विसेज, facilities which are needed to provide different kinds of services in an economy. उसमें रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, डैम, पावर स्टेशन, ऑयल गैस पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, मॉनेटरी सिस्टम भी, बैंकिंग कैसा है, इंश्योरेंस कैसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देश में कैसे हैं, इन पर भी डिपेंड करता है कि हम कितना ग्रो करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर अगला पॉइंट आया टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने अभी यहां पे समझाया आपको। 2 तरह का है, इकोनॉमिक एंड सोशल। सो यू आर गिवन विद द मीनिंग हियर, ओके। कहाँ है, एक मिनट, इधर ना लाइन क्यों कट रही है, अरे हाँ जी, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हेन आई से, ये पागल हो चुका फिर से जी, ये रहा मीनिंग। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज, इट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, प्रमोट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी देश में प्रोडक्शन और ट्रेड को मदद करता है। सोशल क्या करता है, ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग से रिलेटेड है, और इट कंसिस्ट ऑफ प्रोविजंस ऑफ ऑल दोज सर्विसेज which improve the quality of life of human resource. No issues?
No, ma'am. ग्रेट. देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों चाहिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर. तो सबसे पहले तो भैया देश की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा. देश चलेगा कैसे, अगर हमारे तीनों सेक्टर्स के बारे में इसमें लिखो, बी इट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों ही प्रोडक्शन करते हैं और तीनों ही किस पर डिपेंड करते हैं, तीनों डिपेंड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर. देन कम्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जीडीपी बढ़ानी हो तो. अब इसका भी बेस्ट आंसर पता है क्या होता है, हमेशा अगर ना कई बारी पेपर में ऐसे हो जाता है कि सिर्फ एक पॉइंट समझाओ, हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ऐसा भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये चैप्टर्स वैसे आसान है आंसर करने, तो इतने डायरेक्ट नहीं देते ना वो सीनियर मोस्ट क्लास को, तो वो जानबूझ के आपको कोई एक पॉइंट दे देंगे. इसका मतलब आप अपनी मर्जी से 2-3 हेडिंग करके बाकी छोड़ नहीं सकते यहाँ पर. अब जब ऐसा आए ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्यों जरूरी है, तो मैं बेस्ट तरीका एक बच्चों को बोलती होती हूँ कि आपको 3 नंबर के लिए लिखना है. 3 नंबर के लिए आप कैसे पॉइंट्स बनाएंगे, तो हमेशा सेग्रीगेट कर दो सेक्टर वाइज. प्राइमरी के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्यों जरूरी है, सेकेंडरी के लिए क्यों जरूरी है, टर्शरी के लिए क्यों जरूरी है. ठीक है, तो जैसे ये नीचे देखो आप पॉइंट में, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी मूव टुगेदर. एग्रीकल्चर पे बात कर दिया पहले, इसमें आप अपनी भी भाषा डाल सकते हैं कि भैया एग्रीकल्चर तो हमारा एक ऐसा बिजनेस है जिस पर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड करता है. तो ये किस पे डिपेंड करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे. उस मेजॉरिटी की ग्रोथ के लिए इसका ग्रो होना जरूरी है, इसकी ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना इंपॉर्टेंट है, आई मीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना इंपॉर्टेंट है. तो इनको क्या चाहिए होता है प्राइमरी वालों को, बेसिकली इरिगेशन फैसिलिटीज. मतलब अगर इन्हें प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज मिल जाए और लाइट वाइट मिल जाए, एनर्जी वगैरह सब मिल जाए, तो इनके लिए काम चल जाएगा. फिर आ जाओ इंडस्ट्रियल सेक्टर पे. इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इंडस्ट्री को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, इंडस्ट्री को एनर्जी चाहिए, इंडस्ट्री को पावर चाहिए पूरा टाइम. तो अगर ये सारी चीजें इन्हें दे दी जाए तो इसकी डेवलपमेंट हो जाएगी. क्लियर है. फिर टर्शरी पे बोल दीजिए भैया इन दोनों के बीच का लिंक तो यही है, इसकी डेवलपमेंट के लिए भी हमें सब कुछ चाहिए, क्योंकि इसमें क्या आ जाएंगे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इसका डेवलपमेंट होना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लीड करता है. यहां दिया नहीं हुआ बट यू कैन सेग्रीगेट, वहां पर अगर ऐसे कुछ आ जाए तो इस तरह से आंसर कर दिया करें. Infrastructure contributes to economic development of a country both by increasing the productivity of factors of production. मतलब अगर हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. इट्स समथिंग लाइक जिन बच्चों के पास फैसिलिटीज ज़्यादा हैं, दे कैन बाय गुड बुक्स, दे कैन बाय गैजेट्स, दे कैन बाय ऑनलाइन लेक्चर्स, दे कैन सी गिव टेस्ट सीरीज. मतलब ये सब चीज़ें जिनके पास है, ऑफ कोर्स उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है देन दोज जिनके पास ये चीज़ें कम हैं. फिर ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो इंप्रूव करता ही है. थर्ड पॉइंट, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब यहां पे हमने एक टर्म यूज किया है मोबिडिटी. ओके, ये पेपर में आती है टर्म, 1 मार्क में ज्यादा चांसेस होते हैं, कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है. क्वालिटी ऑफ लाइफ से क्या मतलब हुआ हमारे पास, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ किसको कहते हैं, गाड़ियां और फोन को नहीं कहते हम क्वालिटी ऑफ लाइफ. देश में हम कहते हैं अच्छा सबके पास सैनिटेशन फैसिलिटी हो, पानी वगैरह सबको मिले. बहुत हमारे देश में तो 56% लोग जो हैं वो अभी उन तक टैप वाटर पहुंचा है बेटा, 56%. आगे शायद आएगा इसमें डेटा. और बाकी सबके पास तो भी टैप वाटर भी अवेलेबल नहीं है. मतलब हम तो नल खोला और आराम से नहाए धोए और सब करा, लेकिन लोगों को दूर चलकर जाना पड़ता है टू फेच वाटर, एंड दे एक्चुअली नो द वैल्यू ऑफ वाटर बिकॉज वी डोंट नो. हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ रहा. सो इट मीन्स अभी तक लोगों के पास पानी वगैरह नहीं है, जो कि हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ में गिन रहे हैं उसको. और फिर हम एक टर्म लिख रहे हैं कि हमने ना ये मोबिडिटी का इम्पैक्ट भी कम करना है. नाउ व्हेन आई यूज दिस वर्ड morbidity, what am I writing here is it is the proneness to fall sick, proneness to fall sick. किसी कोई बता सकता है टर्म से क्या मतलब हुआ? मैम हाउ मच यू आर वल्नरेबल, कि आप कितने उस सर्कमस्टांसेस में रह रहे हो कि आप बीमार हो सकते हो. हाँ, जैसे मतलब पुअर
बिल्कुल, कितना वो- आप क्लोज हो। जैसे जब हमारे देश में जब कोरोना आया ना, तो सबसे पहला डर क्या था, हम बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं, तभी तो महाराष्ट्र में देखो आप, महाराष्ट्र में इतनी ज़्यादा नंबर्स क्यों बढ़ जाते हैं सडनली, क्योंकि स्लम एरिया है, और स्लम भी छोड़ो, वहाँ सब लोग कॉम्पैक्ट रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, आसपास बिल्डिंग्स में रहते हैं ना, एक ही बिल्डिंग में लाख लोग रहते हैं। अब हमारे घर में, एक घर में हम 5 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं, मैक्सिमम 10 रहते होंगे। वहां उतनी जगह 200 गज की में उन्होंने पूरी बिल्डिंग बना रखी होती है, 14-14, 15-15 स्टोरी, और उसी बिल्डिंग में लाखों लोग रह रहे हैं। तो उस एरिया में इम्पैक्ट किसी बीमारी का बहुत ज्यादा होगा, सिवियरिटी ऑफ डिजीज जो है वो बढ़ जाएगी। तो हम कहते हैं उसका कम होना इज गुड, जितनी कम होगी उतना क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होगा। ओके, और इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन मदद करता है, कम्युनिकेशन हेल्प करती है एक दूसरे को एक्सेस करने में। जैसे अवेयरनेस ही फैलानी थी जब कोरोना आया कि भाई हाथ धो, मास्क लगाओ, ये करो, ये सब अवेयरनेस, अगर हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता तो ये नहीं पता चलता लोगों को। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छे नहीं होते तो दवाइयाँ फटाफट से कहाँ, हमें ऑक्सीजन ट्रेन चलाई हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट। मतलब इफ यू हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, access to healthcare becomes easy. Okay, everybody? बहुत डिफिकल्ट बात नहीं कर रहे, लेकिन मैंने वर्ड बाय वर्ड समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको लर्न करना आसान हो जाए। देन कम्स इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। एम्प्लॉयमेंट कैसे देता है इंफ्रास्ट्रक्चर? समबडी प्लीज हेल्प मी एक्सप्लेनिंग हाउ एम्प्लॉयमेंट। मैम कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। हाँ, बाय यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक, है ना। रोड्स बना लो, मेंटेनेंस कर लो, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी प्लान, कुछ भी बनाएगा। और ये ऑफ कोर्स LIT तो आ ही जाएगा ना, मतलब लोगों को तो काम मिलेगा ही ना किसी तरह से। सो इट इज हेल्पिंग पीपल टू गेट द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, राइट। सो व्हाट आर वी डिस्कसिंग? हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, पता है सभी को? व्हाट आर वी स्टडिंग? Importance of infrastructure. Importance of infrastructure. Now let us talk about state क्या है देश का, इंफ्रास्ट्रक्चर का हालत अभी कैसी है, जो मैं अभी बात कर रही थी। Traditionally, the government has been solely responsible for the developing the country's infrastructure. But it was found that the government's investment in infrastructure was inadequate. अब अकेली गवर्नमेंट सारा सुधार नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट को लगा कि ये तो ना प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से ही काम होगा। कभी सुनिए ये टर्म, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप? Yes, ma'am. हाँ, ये आजकल उसमें भी यूज होती है बहुत बार, शार्क टैंक में भी मैंने सुना है। कुछ फंडिंग के लिए वो कहते हैं कि आपने PPP किया है, तो फिर वो एक शार्क जो है वो घूमता है चेयर घुमा के और कहता है जी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। Yes, ma'am. हाँ, तो इट इज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। व्हेन आई से प्राइवेट पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट को जब लग गया कि हम अकेले ही नहीं ये सब कुछ कर सकते, तभी एक और चीज जो उन्होंने किया, सिलेंडर की सब्सिडी। हम लोगों से रिक्वेस्ट की मोदी जी ने कि भाई अगर तुम लोग 900 950 में खरीद सकते हो तो प्लीज अपनी सब्सिडी मत लो, ठीक है, हमने तो देनी है। अगर आप अपनी सब्सिडी सैक्रिफाइस कर दोगे तो हम उसी पैसे से उज्ज्वला योजना में लोगों को सिलेंडर दे देंगे, और दिए भी। अब हुआ क्या गवर्नमेंट की जेब से पैसा गया? नहीं, कुछ पैसा उन्होंने कुछ परसेंटेज इधर से जुगाड़ किया, जिन लोगों ने अपनी सब्सिडी का सैक्रिफाइस किया, और उस पैसे को इस योजना में लगा दिया। सो गवर्नमेंट कुड अंडरस्टैंड कि भाई हम अकेले नहीं सब कुछ कर सकते, दे विल बिकम इनएडिक्वेट टू दैट। टुडे द प्राइवेट सेक्टर बाय इटसेल्फ एंड ऑल्सो इन जॉइंट पार्टनरशिप, जो मैं ये कह रही हूँ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप with the public sector, has started playing a very important role in infrastructure development. Majority of our people live in rural areas. Despite so much technical progress in the world, rural women अभी भी बायोफ्यूल पर, जैसे कि क्रॉप रेजिड्यूज, डंग, ये देखो खाना कैसे बन रहा है, उस पे पाथियों पे बना रहे हैं, वो डंग को यूज कर रहे हैं, तो इस पे एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। ये तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं माना जा रहा। द वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच फ्यूल वाटर, मतलब लेडीज को दूर तक जाके लकड़ियां, कभी पहाड़ों में गए होगे ना घूमने, तो वहां देखना
ये लोग खुद कहते हैं पहाड़ी लोग कि इनकी जो लेडीज हैं वो बंदों से 50% ज्यादा काम करती हैं। वो घर का भी करती हैं, फिर वो लकड़ियां काटने जाती हैं। कभी देखा है वहां पे, ऑब्जर्व किया लोगों को ऐसे पहाड़ों पे चढ़ के लकड़ियां इकट्ठी कर रहे होते हैं, सिर पे रख के लेकर जाते हैं, देखा है कभी? Yes, ma'am. हाँ, so it means what do Yes, they do? ma'am. They fetch fuel long way to go and find this. The census 2001 knows that in rural India 56% हाउस के पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है और 43% अभी भी केरोसिन से काम चलाते हैं। 90% रूरल हाउस होल्ड इज यूजिंग बायोफ्यूल। अब यहाँ पर गोबर गैस पहुंचा है और अब ये नंबर्स ये नहीं होने चाहिए। मैंने लेटेस्ट में चेक नहीं किए बेटा, अभी ये पिछली वाली है, लेटेस्ट वाले में एक बार देख लेंगे क्या चेंजेस आए। Tap water availability is limited to 24% rural household. 76% of population drinks water from open sources. मैं तो मैं ये नंबर बोल रही थी 56, ये 76% पानी जो है वो ओपन सोर्सेस से यानी वेल टैंक्स यहाँ से लिया जाता है रूरल हाउस होल्ड में, और सिर्फ 24% रूरल के पास टैप वाटर अवेलेबिलिटी है। अब आते हैं एसेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन। रूरल एरियाज में 20% के पास सिर्फ सैनिटेशन फैसिलिटीज थी और बाकी सब देखो ओपन में ही जा रहे होंगे, तभी अब बने हैं। अब ये नंबर फिगर चेंज हो गया होगा। नाउ ये एक चार्ट दिया उन्होंने हमें, एक टेबल दिया डेटा जो कि 2014 का है। इससे हमें क्या पता चलता है, लेट्स अंडरस्टैंड। मैंने स्पेशली इंडिया को लिया है, इसमें अंडरलाइन कर दिया। चाइना, पाकिस्तान, यस वी शुड कंपेयर, और कुछ टारगेट सिंगापुर जैसे नेशंस को भी देखना चाहिए हमें। पहले सिंगापुर को स्टडी करते हैं। वो अपनी जीडीपी का, ये पहला कॉलम क्या बताता है, अपनी जीडीपी का कितने % हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं, कितना लगाते हैं? हायर द बेटर, लोअर द बेटर, टेल मी। नंबर 1, Higher the better. हायर द बेटर, क्योंकि इतनी देर से बोल रहे हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन बढ़ेगी, देश ग्रो करेगा, तो भैया हायर द बेटर, द फर्स्ट वन। कौन सबसे ज्यादा हाईएस्ट है देखना जरा फर्स्ट वाले में, China. And thankfully now we are at the second point. No, after Indonesia. Oh my God. इंडोनेशिया से भी पीछे। अब नहीं होगा ये नंबर, वैसे चेंज हो गया होगा क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो हायर द बेटर, चाइना इज ऑन द टॉप। एसेस टू इम्प्रूव वाटर सोर्सेस, इम्प्रूव वाटर सोर्सेस पर एसेस, हायर द बेटर, लोअर द बेटर, Higher the better. हायर द बेटर। 100% लोगों के पास सिंगापुर में एसेस है पानी पर। और फिर कौन आता है इसके बाद? चाइना, देन कम्स इंडिया एंड देन पाकिस्तान एंड लास्ट में इंडोनेशिया। एसेस टू इम्प्रूव सैनिटेशन, हायर द बेटर, सबके पास ही होना चाहिए ये तो। अगेन सिंगापुर 100%, देन 77 चाइना। हम तो देखो पाकिस्तान से भी पीछे हैं, बाय गॉड, समझ रहे हैं? तो पाकिस्तान में भी ज्यादा है। पाकिस्तान का कारण तुम्हें पिछली बार भी शायद मैंने बताया था, सैनिटेशन वहां पर है क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, दे डोंट लेट देयर फीमेल्स मूव आउट, तो इसलिए इनके घर पर सैनिटेशन फैसिलिटीज ही अरेंज करते हैं बाय हुक और क्रुक, जैसे मर्जी करें। तो हम देखो पीछे हैं जी, ठीक है। देन मोबाइल सब्सक्राइबर्स, इतने तो मैं लगता है 100% होने हैं। मोबाइल सब्सक्राइबर्स कौन है, कितने लोगों के है पर 100 पीपल? कौन कौन है? सबसे टॉप पर है सिंगापुर, इंडोनेशिया, चाइना एंड देन इंडिया। पावर जनरेशन, बिजली, बिजली में कितने बिलियन किलोवाट जो है वो जनरेट करते हैं? चाइना इज ऑन द टॉप एंड फार मोर देन इंडिया। पर वैसे हम चाइना से क्यों कंपेयर करते हैं, चाइना का जो ज्योग्राफिकली भी वो हमसे बहुत बड़ा है, चलो फिर भी। तो इट इज 6000 के आसपास, हम 1000 समथिंग, 105, सिंगापुर 49, 249, ये सब आ गया पावर जेनरेट करने के लिए। हम कितना वो है, बट दिस डेटा परटेन्स टू 2014। इसमें जो मेन चीजें आपको याद रखनी है वो इंडिया का बेसिकली याद रखना है। ये ऐसे टेबल कभी नहीं आएगा कि पूरा टेबल बना के दिखाओ, लेकिन हाँ टेबल अगर आ गया फिर तो आप एक्सप्लेन कर ही दोगे। लेकिन ये जरूर आ सकता है कि एक्सेस वाटर में हमसे बेटर है चाइना या हमसे बाद में है, बस ऐसे आ सकते हैं। पाकिस्तान, चाइना, इंडिया का ज्यादातर कंपैरिजन आता है क्योंकि यू हैव अ चैप्टर ऑल्सो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। हमने 5 बजे जाना। इंडिया इन्वेस्ट ओनली 34% ऑफ जीडीपी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये लिखा है ना 34 इंफ्रास्ट्रक्चर, विच इज फार बिलो दैट ऑफ चाइना एंड इंडोनेशिया।
सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिया का स्टेट कैसा है, इस टाइम हालत कैसी है। तो आपको करना क्या चाहिए, इसमें से बेसिक कीवर्ड्स अंडरलाइन करने चाहिए। और ये पूछा, मुझे वैसे चांसेस बहुत कम लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस के आने के, क्योंकि अगर हम देखें कि गवर्नमेंट ने क्वेश्चन पेपर डालना तो ये थोड़ी लिखेंगे कि हमारी हालत कैसी थी। हाँ, आगे हमने क्या प्लान किए, हमने क्या इम्प्रूव किया, ये जरूर हो सकता है, या मे बी हो भी सकता है कि अपने आप को दिखाने के लिए कि हमने अब देखो इतना इम्प्रूवमेंट कर दिया। देन कम्स एनर्जी। एनर्जी को डिस्क्राइब करें और इसके सोर्सेस को बताएं। एनर्जी समझते हैं ना हम सारे, Yes, ma'am. क्यों चाहिए एनर्जी? काम करने के लिए। काम करने के लिए। हम ह्यूमन एनर्जी ऐसे भी बोलते हैं, हमें भी चाहिए और देश को भी चाहिए भाई। हमें एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी भी तभी चलेगी, हम भी तभी काम करेंगे, तो देश को भी एनर्जी चाहिए, इंडस्ट्रीज को एनर्जी चाहिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को, स्मॉल स्केल को, एग्रीकल्चर को, फिर वैसे ही डिवाइड कर दिया, तीनों सेक्टर्स को चाहिए, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी और देश बढ़ेगा। एनर्जी के ये कहता है 2 सोर्सेज होते हैं। सोर्सेस अब बहुत जनरल सी बातें हैं, ये पहले सुनी हुई हैं आपने। 2, एक होता है कमर्शियल, दूसरा क्या होगा फिर? नॉन कमर्शियल। ठीक है, नॉन कमर्शियल। हाँ, बाकी सबको ठंड लग रही है, बोल नहीं रहे। कमर्शियल कौन सा हुआ बेटा? कमर्शियल मतलब जहां पर यू पे अ प्राइस। जैसे हमारे घर में बिजली चल रही है, हम पैसा देते हैं, इंडस्ट्री में जो भी बिजली आती है दे पे प्राइस। फिर केड़ी एनर्जी है जो फ्री में मिल जाती है? नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल। जैसे कि एग्जाम्पल, मैम सन की एनर्जी, सन से मिल सकती है, ये जो काऊ डंग है और लकड़ियां हैं, है ना, ये सब फ्री में ही है। तो भैया जिसके लिए हम, हैं जी, मतलब नेचर में जो नेचर से जो पड़ी हुई है, हाँ बिल्कुल, जिसके लिए आपको कोई प्राइस नहीं देना, इसके लिए आपको प्राइस देना है। तो ये आ गया, इट रेफर्स टू दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कमांड अ प्राइस एंड द यूजर्स हैव टू पे अ प्राइस फॉर देम। द एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल आर कोल, पेट्रोलियम, देते हैं ना हम पैसा, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी एज दे बॉट एंड सोल्ड। और ये इसके बारे में एक और क्या चीज है, दे आर एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल का मतलब क्या हुआ? जल्दी खत्म हो जाती है, ठीक है। एक्सेप्ट हाइड्रो, क्योंकि द वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड। कमर्शियल सोर्सेज, ये पढ़ेंगे अभी हाइड्रो आगे जाके। कमर्शियल सोर्सेज आर मोस्टली यूज फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पसेस। ओके, नॉन कमर्शियल वेयर यू डू नॉट नीड टू पे अ प्राइस। नॉन कमर्शियल फायरवुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, ड्राई डंग एज दे आर फाउंड इन नेचर, ये रिन्यूएबल नेचर के होते हैं। ओके, और नॉन कमर्शियल आर मोस्टली यूज फॉर डोमेस्टिक एंड कंजम्पशन पर्पस। अब ये नहीं होता कि लकड़ियां इकट्ठी करके ले और इससे इंडस्ट्री चलेगी, ये नहीं होता, ये घरों में ही यूज हो सकती है। ओके, लेकिन ये वाली जो बात कर रहे हैं हम, कोल और पेट्रोलियम और ये सब इलेक्ट्रिसिटी, ये ज्यादातर कमर्शियल, हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। फिर इसी को एक और तरीके से हमने डिवाइड कर दिया एनर्जी के सोर्स को। ये तो सोर्सेज है ना, अब कहते हैं इसके टाइप्स कौन से हो सकते हैं। इसके भी 2 टाइप हैं, एक होती है कन्वेंशनल और दूसरी क्या हुई, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब ट्रेडिशनल, पुराना तरीका, वही पुराने वाला जो बहुत देर से चल रहा है वही चलता जा रहा है। नॉन कन्वेंशनल इज द न्यू वन। कन्वेंशनल में अभी तक हमें पता है बिजली हमारी जो बनती है वो पानी से बनती है, कोल से बनती है, पता है ना सभी को, है ना? यस मैम। और अभी क्या है, अब तो बिजली सोलर भी है और विंड है, बड़े सारे हैं, है ना। न्यूक्लियर एनर्जी अब जो है वो इन्वेंट हो रही है। सो इस तरह की एनर्जीज जो हैं, ये जो नए सोर्स हैं, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब सारे सोर्सेस क्या हैं, नए हैं, अभी आ रहे हैं, ये सब पुराने सोर्सेस हैं। ओके, इसमें वुड भी आ सकती है, इसमें पुराने मेथड जो है, यहां लिखा है देखिए, इट रेफर्स टू द सोर्सेज ऑफ एनर्जी which are in use since long and can be stored. Coal and oil, such sources are non-renewable. Once you burn the coal, it is gone. Wood gone, मतलब एक बार यूज किया खत्म हो गया। और कोल ऑयल भी हो सकता है ना। सो क्रूड ऑयल, ये भी तो इसमें आएगा, तो एक बार यूज हो गया, पेट्रोल डीजल खत्म हो गया।
बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज आर नोन एज कन्वेंशनल। जो पहले लिखे थे सारे पुराने मेथड हैं, लेकिन अब जो नए मेथड है वो कौन से आ गए? ये हैं, दे हैव कम इनटू यूज ओनली रिसेंटली। सोलर, विंड, जियोथर्मल, बायोगैस, टाइडल, सच सोर्सेज आर, ये सारे के सारे क्या हैं? ये रिन्यूएबल नेचर के हैं, तभी तो हम इस पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे सारे के सारे। कोई ट्रबल बच्चों? आसान ही है टॉपिक अभी तक तो। Yes, ma'am. चलो आगे। बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, अब सबसे फायदा हमें क्या है? हम हर तरह की एनर्जी बना पाते हैं। इंडिया हैज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जीज इफ सम अप्रोप्रिएट कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल। Though these types of energy resources are inexhaustible, a lot of problems are faced in harnessing them and storing them. Besides the problem of heavy cost and in management, as a result, they are not generally used in industries. So भैया ये इनमें बहुत सारी चीजें हैं। सोलर बहुत महंगा पड़ता है, विंड वहीं लगेगा जहां पर विंड अवेलेबल है, टाइडल सी साइड्स पर ही लग सकता है, न्यूक्लियर, एटॉमिक, ये सब में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट येस द मैनेजमेंट और हैवी कॉस्ट है, तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं नए वाले मेथड्स में, बट दे आर नॉट जनरली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, दैट इज वाई, क्योंकि महंगे सोर्सेज हैं। एनी ट्रबल टिल हियर? No, ma'am. ओके, अब एक ये क्वेश्चन और हम पढ़ते हैं। कंजम्पशन पैटर्न क्या है हमारे इस टॉपिक का? ना इधर को क्यों हुआ है? हाँ चलो इतना रख लेते हैं। अच्छा, अब कंजम्पशन पैटर्न कमर्शियल एनर्जी का क्या है, ये आपको नंबर्स याद करने हैं। ओके, इंडिया कमर्शियल एनर्जी जो है वो 74% जो है टोटल एनर्जी का, वो कहां से आती है? कहां से आती है भैया? कमर्शियल एनर्जी का कितना है बेटा? 74% अकाउंट जो है वो कमर्शियल एनर्जी का है। यहां लिखते हैं दिस इज कमर्शियल, अंडरलाइन कर लो या हाईलाइटर लेके हाईलाइट कर लिया करो। फिर नॉन कमर्शियल कितना हुआ? हम 74 है और वो वो मैं 26 है। उल्टा लिख दिया, हाँ मैं 74 लिखना था, अब पता नहीं ये कहाँ होता है। ये टाइम हो गया। ये कौन है? हैं? हो गया, बस यही हमने करना है। चल छोड़ो, इसको क्या लिखना है हमने। अब इसमें 74% है और जो बाकी का बचा वो ये है। अब आपको इनके ना ब्रेकअप भी याद करने हैं बेटा। ब्रेकअप क्या है? कोल में क्या क्या शेयर है? 54% है। देन ऑयल का कितना शेयर है? मतलब इसको ऐसे जरूर याद रखना है कि जो सबसे हाईएस्ट है वो कौन है? वो है कोल, और उसका शेयर भी याद रखना पड़ता है 54%, 50% से ज्यादा। और सबसे कम किसका है? हाइड्रो का, Hydro energy. 2%। ठीक है, कम और ज्यादा। ऑयल 32, नेचुरल गैस 10%। नॉन कमर्शियल सोर्सेज में जो काउ डंग, फायरवुड आते हैं उसमें 26% ये आता है। क्रिटिकल फीचर ऑफ इंडियाज एनर्जी सेक्टर एंड इट्स लिंकेज टू द इकोनॉमी, इट इज इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑन क्रूड। अब क्योंकि हम ऑयल जो है वो तो हम नहीं बनाते, तो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो भाई हमारी तभी तो अब हम क्या कर रहे हैं। आई थिंक नितिन गडकरी को अगर आपने सुना हो किसी उसमें मीटिंग में, तो ही वाज सेइंग कि जो अरेबियन गल्फ कंट्रीज है ना, ये हमें हर थोड़ी देर बाद धमकी देती रहती हैं ऑयल की वजह से, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी ऑयल है, तो बार बार हमें ये धमकियां उनके नीचे रहना पड़ता है, तो ऐसे तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। सो इसे हमने ये डिसाइड कर लिया, आई थिंक बाय 2030 हमारे यहाँ इंडिया में भी इसके बाद कोई भी पेट्रोल और डीजल की गाड़ी नहीं बिकेगी। हम भी किस पे आ जाएंगे? सोलर पे आ जाएंगे। और मेजर डील्स हो चुकी हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ सेटअप हो चुकी हैं, और गाड़ियों को या तो कन्वर्ट कर दिया जाएगा सोलर और इलेक्ट्रिक में, और इस तरह से ये डेवलपमेंट चल रही है, ताकि क्योंकि हमें ये जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है ना ऑयल कंट्रीज पे, ये हमारी बंद हो जाए। ओके, सो दिस इज ओए केड़े कीदा टाइम हो गया सी? 4:50 हुए हैं, मार खान वाले सारे दे सारे, मैंने अभी देखा टाइम। सो इम्पोर्ट डिपेंडेंस हमारी कम हो जाए, इस वजह से हम जो है ये लिखा है क्रूड और पेट्रोलियम के लिए हमें इम्पोर्ट डिपेंडेंस है, विच इज लाइकली टू ग्रो रैपिडली इन द नियर फ्यूचर। ओके, देन फर्दर सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, ये वाला सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कौन सा सेक्टर कितनी कंजम्पशन करता है। लेट्स अंडरस्टैंड, आसान सा टॉपिक है ये, तो ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ये देखिए,
हाउस होल्ड को देखो, पहले हाउस होल्ड के पास कितनी एनर्जी कंजम्पशन थी बेटा? ओनली 10। अब हाउस होल्ड की कंजम्पशन जो नीड है वो 23 हो गई। कोई बता सकता है ये चेंज क्यों हुआ होगा? हाउस होल्ड की नीड्स कैसे चेंज हुई? कंजम्पशन पैटर्न। यार ये नेट है ना? हाँ, मैम फिर से रिपीट करना एक बार क्वेश्चन। हाँ, ये देखिए, ये दिख रहा है हमें टेबल। हाउस होल्ड पहले कंजम्पशन करता था 10% in 1953 of the whole energy consumption, but now this is contributing almost 1/4, 23%. How come हम the समय के साथ लोगों की नीड्स चेंज हुई है, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, उसका भी तो फर्क पड़ता है। हाँ, और हम technology इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐड हो गए हमारी लाइफ में। न्यू टेक्नोलॉजी आई। हाँ, पहले कपड़े धोने का सिस्टम, मशीनें नहीं होती थी, ड्रायर मशीन्स एंड ऑल, पहले तो हाथ से ही थे मेजॉरिटी। वो भी हम 53 की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस के आसपास। तब थोड़ी थी हमारे पास वॉशिंग मशीनें और प्रेस करने वाली मशीनें। और घर में पॉपुलेशन भी तो बढ़ी है। पॉपुलेशन भी कैसे नहीं, वैसे पॉपुलेशन भी अगर हम कहें बेटा, पहले मैकेनाइजेशन ज्यादा था, सॉरी हैंड वर्क ज्यादा था, अब मशीन वर्क ज्यादा है। तो नहीं मैम, पॉपुलेशन का तो लेकिन इसके साथ कोई लिंक ही नहीं है, क्योंकि ये तो परसेंटेज है। मतलब ये तो एक तरह से पर हाउस होल्ड के हिसाब से पर हाउस बता रहे होल्ड हैं है, ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो बिजली की कंजम्पशन भी हमारे घर में कितनी नीड थी बेटा, पूरे घर। पहले तो टीवी शीवी ही नहीं थे ना, हुन तो हर कमरे में टीवी है ना। अब जितने घर में जितने कमरे होते हैं उतने में टीवी होते हैं, सबके अपने अपने, फिर सबके लैपटॉप। अब ये देखो ना अपनी कंजम्पशन नीड्स हमारी। एसी कहाँ थे पहले? एसी कूलर भी किसी किसी के पास होता था, तब लग्जरी होती थी कूलर। सो अब तो एसी हर रूम में होता है, किचन में भी होते हैं रादर। तो इस वजह से कंजम्पशन नीड हाउस होल्ड की चेंज हो गई। एग्रीकल्चर की कैसे चेंज हुई भाई? 1% से 18%। मॉडर्न इनपुट्स, हाँ बिल्कुल, मॉडर्नाइजेशन ही कहेंगे। इरिगेशन फैसिलिटीज बेटर हो गए, पहले हल हाथों से भाई बैल चलाते थे, अब मशीनें हैं सारी। इंडस्ट्रीज में तो चेंज देखो ज्यादा नहीं आया, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं ज्यादा चेंज हुई ना हमारा, अगर पता हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में। ट्रांसपोर्टेशन में दिखा रहा है कम। कारण क्या कारण हो सकता है? एक मैम तो मे मुझे बी जो ऑनलाइन कारण। ट्रांसपोर्टेशन में मेन मुझे जो समझ में आता है वो ये कि पहले ना कोल की कंजम्पशन हमारी ट्रेन्स में बहुत ज्यादा होती थी। नाउ वी शिफ्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी, मे बी दैट्स द रीजन। Transport sector was the largest consumer, नीचे लिखा है। However, there has been continuous fall in the share of transportation sector, while the share of household, agriculture and industrial sector have been increasing. The share of oil, gas is the highest among all commercial energies. With the rapid rate, there has been इसको तो कोई वो नहीं है, कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं वो नहीं ना यहाँ, but there is a fall in the transport sector. मुझे जो समझ में आती है, पहले यूजेज जो होती थी ना ट्रेन्स की बहुत ज्यादा, एवरी पर्सन जो पॉपुलेशन था वो सारा का सारा ही ट्रेन पर डिपेंड करते थे। लेकिन विद दी चेंज डैम्स वगैरह बन गई। हाँ, वो भी बन गए, और हम लोगों की भी गाड़ियां और स्कूटर, अपने पर्सनल व्हीकल्स पे भी लोग शिफ्ट हो गए। सो मुझे ये रीजन समझ में आते बसेस भी हैं। हो गया काम। हाँ, लेट्स टेक केस स्टडी टाइप। आप लोग भी आज रात को ये थोड़ा रिसर्च करके बताओ कि ट्रांसपोर्टेशन की जो नीड है वो क्यों चेंज हुई। ओके, आज बस इतने तक रोकते। हाँ, थोड़ा सा इसकी केस स्टडी करके देखेंगे और फिर हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर द डे एंड रेस्ट वी विल कवर टुमारो। बाय बाय। ओके मैम।